हाय ऑल, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर हमने बेसिक्स को समझा था, सेक्शन 9 तक समझा था लेक्चर 2 के अंदर कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन किस तरीके से होती है प्रपोजल की, प्रोमिसेस कैसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होते हैं, प्रोमिसेस, वर्ड्स, कंडक्ट्स और भी किसी तरीके से जो भी लीगल है उस तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे ही आज जैसे कि मेरे पीछे जो स्लाइड है आप देख रहे हैं कि हम आज चैप्टर 2 को कवर करेंगे। सेक्शन 10 से सेक्शन 30 के बीच में चैप्टर 2 डिवाइडेड है और इसका जो टाइटल है वो ये कहता है कि ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था और इतना अच्छे से समझाया था कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आज इस लेक्चर को हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, पर जो समझने वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेक्शन 10, सिर्फ हम आज सेक्शन 10 को कवर करेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर होगा, पर अगर आज ये लेक्चर आपको समझ आ जाता है तो फिर आपको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेक्शन 10 ये कहता है कि कैसे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, किसी कंपनी का टूथब्रश यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो हम सामने वाली कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम आपकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और हम इसके बदले में आपको पैसे दें। ऐसे ही हम पूरे दिन के अंदर काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं सोसाइटी में रह के। तो वैसे ही ये एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बन जाते हैं। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें पता भी नहीं चलता जब वो बन जाते हैं और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम एक्सप्रेसली किसी के साथ बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर 2 है, सेक्शन 10 से सेक्शन 30 के बीच में है। वैसे ही अक्सर इस सेक्शन 10 को लेके क्वेश्चन आता है कि विच एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये समझने वाली बात है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कोई एग्रीमेंट होगा जो लॉ से एनफोर्सिएबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये हमने सेक्शन 2 के अंदर समझा था कि अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है लॉ के थ्रू तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं कि अगर मैं कोई गोल्ड को बाहरी किसी देश से हमारे भारत में स्मगल कर रहा हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लॉ इसे कहीं भी सही नहीं समझता, लॉ ने बता रखा है कि ये गलत है। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल होगा कि ये चीज़ लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है और इसे मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकता, इसको लेके मैं कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर सेक्शन 10 पर अब हम आते हैं। वो कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स जितने भी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तभी होंगे अगर ये 5 कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। पहली कंडीशन है फ्री कंसेंट होना चाहिए, सेकंड है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिफ्थ है नॉट एक्सप्रेसली हियर बाय डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब पांचों हैं, कहीं चीजें समझ आ रही हैं, कहीं में कंफ्यूजन हो रहा है, पर आज इस लेक्चर के अंदर हम पांचों चीजें कंसेप्ट के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझ के जाएंगे। पहला है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि मुझे किसी भी जोर जबरदस्ती से या XYZ किसी भी कंडीशन के थ्रू मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया गया। यहाँ पर मैं अपनी इच्छा से आया, मैंने अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट किया, जोर जबरदस्ती दबाव नहीं था मेरे अंदर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे को सेक्शन 10 से 30 के बीच में मिलेंगी। पर अभी जो सेक्शन 10 में समझने वाली बात है वो छोटा छोटा यही है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई हमें किसी भी तरीके से कोई हमारी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर होता है कि कोई व्यक्ति हमें कहता है कि तुम ये काम कर दो, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा वरना तुम्हारी जीवन खराब हो जाएगा। जैसे कोई बाबा, आजकल जैसे खूब कंसेप्ट चल रहा है कि लोग ऐसे बाबाओं के पास में जाते हैं जो किसी कारणवश लोगों से बोलते हैं कि आप 10 लाख रुपए दीजिए और ये काम करिए, इसी से आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि आएगी, वास्तु आएंगे। तो यहाँ पर वो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, यहाँ पर उसका फ्री कंसेंट नहीं है। तो फ्री कंसेंट ये है कि मैं बिल्कुल सेन माइंड से आराम से जाता हूँ, अपनी इच्छा से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि हम लोग किसी कोचिंग के अंदर जाते हैं और कोचिंग में हमें एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर हम अपनी इच्छा से जाते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, इस एग्ज़ाम को मुझे क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पर मुझे ये कोचिंग सबसे अच्छी मिली और मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी इच्छा से गया कि एग्ज़ाम मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे पढ़ना है, मैं उस कोचिंग में गया, तो ये फ्री कंसेंट हुआ। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। पार्टीज का मतलब मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ, यानी कि मैं एक पार्टी हूँ और सामने वाला व्यक्ति जो मुझसे पैसे ले रहा है और या फिर जो मुझे उसके बदले में ज्ञान प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक पार्टी है। दोनों ही कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट कैसे होनी चाहिए? या तो हम लोग दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए साथ साथ, और हम लोग एज ऑफ मेजॉरिटी के होने चाहिए।
साउंड माइंड मतलब हम दोनों ही दिमाग से बिल्कुल सही होने चाहिए, हम लोग जो सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं, हम कहीं भी तरीके से ल्यूनेसी, इडियोसी या फिर ड्रंकननेस की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है। और जो सामने वाली पार्टी है उसके लिए भी यही सारी कंडीशंस है कि वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो भी 18 साल से बड़ा होना चाहिए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के थ्रू, और वो भी साउंड माइंड का होना चाहिए, तब हम दोनों आपस में कॉम्पिटेंसी रख के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। अब भी ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अगर बाकी की तीनों कंडीशंस हम पूरी नहीं करते। इसके बाद में जो तीसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है कि जैसे मैं कोचिंग में एडमिशन लेने की इच्छा रखता हूँ, तो साफ बात है कोचिंग मुझसे कुछ डिमांड रखती है, तो जो भी उनकी फ़ीस है मैं उसे पढ़ के उस फीस को कहीं ना कहीं से जोड़ के मैं उस कोचिंग के पास में पहुंच जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सर आपकी फ़ीस है 10,000 रुपये, मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ, ये लीजिए 10,000 रुपये, और इसके बदले में आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करिए और मुझे इस समय के अंदर इतना इतना ज्ञान दे दीजिए। मान लीजिए जिस भी एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका कोर्स मुझे कंप्लीट करा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम आपको इसके बदले में इस एग्ज़ाम का कोर्स करा देंगे। तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है, ये कहीं भी इलीगल नहीं है। अब मान लीजिए मैं सामने वाले व्यक्ति के पास जाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि ये लीजिए 1,000 रुपये और इसके बदले में मुझे आप एक गन दे दीजिए। तो गन जैसे कि हमारे देश में सिर्फ लाइसेंस के थ्रू मिलती है, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि 1,000 रुपये में सामने वाले व्यक्ति मुझे गन दे रहा है, तो मेरी तरफ से 1,000 रुपये ठीक है, पर उसकी तरफ से जो गन देना है वो गलत है, तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गई। तो ये जो एग्रीमेंट्स है हमारे बीच में, हम इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर मैंने 1,000 रुपये दिए थे, उसने मुझे उसके बदले में गन नहीं दी, ठीक है, क्योंकि ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होती। चौथा कंडीशन ये है कि विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है कोचिंग वाले एग्जाम्पल के अंदर वो है पढ़ाई लेना, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसका कोर्स कंप्लीट कराना, ये सारी लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर इसके बदले में अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास में गाँव के अंदर, और वहाँ पर मैं उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहता था। तो जो भी व्यक्ति मुझे मिला मैंने उसे कहा कि सर ये प्रॉपर्टी मैं आपको रेंट पे देना चाहता हूँ, पर सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि सर मेरा घर तो है ही इस गांव में, पर मैं यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे अपना घर किराए पे देंगे? तो मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है आप ले लो, अगर आपको दूसरा कुछ ऐसा काम करना है तो आप ले लो, मुझे क्या है, मुझे किराया आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या है, मेरा तो किराया आ रहा है। ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, मैं इसे इन्फोर्स करा ही नहीं सकता कोर्ट के अंदर जाके। हालांकि इसके आईपीसी के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि ये क्राइम है, एक ऑफेंस है। पर यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, कि मेरा घर प्रोस्टिट्यूशन के लिए अगर किराए पे जा रहा है तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसे सोसाइटी ने, इसे कानून ने इलीगल डिक्लेयर कर रखा है, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कोचिंग के एग्जाम्पल में पढ़ना, नॉलेज लेना, फीस देना, ये सब लॉफुल ऑब्जेक्ट्स है। फिफ्थ जो है वो कहता है कि नॉट एक्सप्रेसली हियर बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि कोई भी ऐसी चीज जो एक्सप्रेसली किसी कानून ने वॉइड अगर नहीं ठहरा रखी, तो फिर अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो उन एग्रीमेंट्स को आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ को एक्सप्रेसली जो डिक्लेयर्ड है वॉइड के थ्रू, वो अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भाई साहब 5 में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और आपका एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो सेक्शन 10 की अगर 5 कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुई तो कभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ये होता है कि मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। हम बचपन से क्रिकेट खेलते थे, देखते थे, पर बचपन में हम लोगों के पास में पॉकेट मनी होती थी सिर्फ 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जिससे हम सिर्फ हार्ड टेनिस की या रबड़ की बॉल लेके आ सकते थे और खेल सकते थे। बैट के लिए फिर भी हमें हमारे पिताजी के पास में गुहार लगानी पड़ती थी। तो अब हम जब बड़े हो गए, हम कमाने लग गए, तो हमने बोला कि यार बचपन में खूब क्रिकेट खेल लिया, अब इसी के थ्रू कुछ कमाने लगते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम मैच में, जैसे जन्नत मूवी थी इमरान हाशमी की, उसके अंदर वो वहाँ पर सट्टा लगाता है और वो सोचता है, बच्चे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं ऐसी मूवीज़ से कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं, हमें नॉलेज है और इसके थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं। पर ये जो चीज़ है ये वॉइड है, डिक्लेयर्ड है कानून के थ्रू कि ये जो चीज़ें ये गलत हैं। ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं कि अगर मैं अपने दोस्त के पास में बैठा हूँ किसी पब के अंदर और मैं कहता हूँ कि देख इस बार इस बॉल पे छक्का पड़ेगा, और वहाँ पर अगर चौका पड़ जाता है तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर मैं उसे पैसे देने से मना कर देता हूँ तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है कि बोलने के लिए कि सर मेरा जो एग्रीमेंट था मेरे दोस्त के साथ में, वहाँ पर सर चौका पड़ा था, आप देख लीजिए मैच की फुटेज मंगा के कि वहाँ पर सर छक्का नहीं पड़ा था। तो क्या वो कोर्ट में जाके जज साहब को ये कह सकता है? वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो है ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है। लॉ इसे कहीं भी सही नहीं मानता अपनी नज़रों में। ये सेक्शन 30 के अंदर है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये जो चीज़ है ये एक्सप्रेसली कानून ने खुद ही वॉइड डिक्लेयर कर रखी है। तो अगर ये 5 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो सेक्शन 10 गेम में खेलेगा,
वरना वो आउट है वहीं पर, और फिर आपके एग्रीमेंट्स भाई भैया कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। सेक्शन 10 सेकंड पैरा के अंदर और ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा है चीज़ों को, इसको समझना ज़रूरी है। अक्सर बच्चों को देखा है मैंने कि वो इस चीज़ को अवॉइड करके आगे सेक्शन 11 पे आ जाते हैं और ये यहाँ पर MCQs के अंदर गेम कर जाता है। तो यहाँ पर बता रखा है नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि अगर कोई ऐसा लॉ है सोसाइटी के अंदर जो कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो एग्री वो राइटिंग में होना चाहिए, साथ साथ कुछ विटनेसेस होने चाहिए, आंखों से देखने चाहिए कि हाँ इन दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इस बात के हम विटनेस हैं, और उनके सिग्नेचर होते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा लॉ है सोसाइटी में जो कहता है कि हर डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या इस वैल्यू के ऊपर 100 रुपये की वैल्यू से ज़्यादा का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी भी ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को या ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगा। पहली चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई कानून है जो कहता है कि एग्रीमेंट राइटिंग में होने चाहिए और साथ में विटनेसेस होने चाहिए उसके। दूसरा है कि अगर कोई कानून है जो कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी भी उनके अंदर खराबा नहीं करेगा। एग्जाम्पल है सेल डीड, गिफ्ट डीड, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, अभी आपने हमारे लेक्चर्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं पढ़ा, तो मैं मानता हूँ कि हम में से कई लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होगी, पर सेल डीड और गिफ्ट डीड जैसे कि TPA के अंदर अगर ये एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर की सेल डीड है, बेचनामा, यानी कि कोई चीज़ खरीदना बेचना, मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसे मैं बेच रहा हूँ तो मैं TPA के अंदर बेचूंगा, वो वहाँ पर उसके कानून लगेंगे। तो अगर कानून कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स राइटिंग में होने चाहिए और साथ में 2 विटनेसेस होने चाहिए, क्योंकि कल को अभी कोई डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में तो विटनेस कोर्ट में आके गवाही दे सकते हैं कि हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था 10 साल पहले। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं भी उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगा। दूसरी चीज़, कोई अगर डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जैसे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बता रखा है कि किन किन डॉक्यूमेंट को कंपलसरी रजिस्टर कराना पड़ेगा, ये बता रखा, और किन किन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन ना कराना चाहें, तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई अपनी हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और यहाँ पर सेक्शन 10 यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन 10 की 5 कंडीशंस और जो एलेबोरेशन है उसका यहाँ पर 2 क्लॉज के अंदर वो आपको समझ आया है, और अगर समझ आया तो थम्स अप, और नीचे कमेंट में हमें मेंशन करिए कि आपको जो लेक्चर्स हम लोग कवर कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे समझ आ रहे हैं, और अगर कोई भी परेशानी है तो जो आपका ग्रीवियंस है वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और हम उस पर काम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।